गुड आफ्टरनून। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको नोट्स भी भेजने का है।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नोट्स आपको मैंने भेजा है ग्रुप पे। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? रिप्लाई कीजिए। सब लोग जागे हैं ना, सो गए? हेलो, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेवलप द सिपॉक प्रोसेस ये सीखा था। अपना स्टेप्स चालू है, स्टेप्स इन सिक्स सिग्मा अप्रोच, इसके स्टेप्स अपने चालू है। तो उसमें से पहला डिफाइन जो स्टेप था वो अपना कंप्लीट हो गया है। अभी डिफाइन के बाद अगला जो स्टेप है, डिफाइन के बाद अगला स्टेप है मेजर फेज़। तो हम लोग मेजर फेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो मेजर फेज़ है, एट दिस स्टेज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेस इज़ मेजर्ड। मतलब जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसका परफॉर्मेंस किस तरह हुआ है तो उसको मेजर किया जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स 3 टास्क। इसमें 3 टाइप के काम होते हैं। सबसे पहला डेटा कलेक्शन। अ कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर डेटा कलेक्शन। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। द डेटा प्लान मेनली इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड एंड द सोर्स ऑफ डेटा। तो ये पर्टिकुलर प्लान के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? सबसे पहला आपको एक टाइप डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप आपको रिक्वायर्ड है और वो डेटा आपको कौन से सोर्स से मिलेगा, ये आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली द डेटा इज़ कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द करंट प्रोसेस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। बाद में आपको क्या करना है, ये जो डेटा किधर आपको यूज़ करना है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है और आपको वो जो ये जो प्रोसेस है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है डेटा एनालिसिस। अभी जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आपको कैलकुलेट करना है। द डेटा इज़ एनालाइज एंड सिग्मा इज़ कैलकुलेटेड। मतलब आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको आपको एनालाइज करना है और उससे आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है। दिस गिव्स अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो इससे अपने को अपने सिस्टम में कितने डिफेक्ट्स है उसका एक अप्रोक्सीमेट अंदाज अपने को लगता है। द सिक्स सिग्मा डिफाइन एज एनीथिंग आउटसाइड द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। तो इधर अपने को वो बातें समझ में आती है जो कस्टमर वो डिफाइन नहीं करते। तो ये चीज़ें आपको ये 6 सिग्मा अप्रोच से समझ में आती है। बाद में फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अभी ये जो एनालिसिस है एम्स एट प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स बिफोर दे ऑकर। मतलब इधर क्या हो रहा है कि कुछ भी डिफेक्ट आने से पहले उनको निकाल दिया जाता है। मतलब कुछ डिफेक्ट आने का चांस ही नहीं है। द पेमा प्रोसेस रेटिंग पॉसिबल डिफेक्ट्स और एरर्स। तो
ये सिस्टम क्या करता है या प्रोसेस क्या करता है, ये जो भी डिफेक्ट्स या फेलियर्स आने वाले फ्यूचर में है, चांसेस है, वो पॉइंट आउट करते हैं। द हायर द लेवल ऑफ डिफेक्ट्स द मोर इज़ द नीड फॉर मेजर्स टू करेक्ट इट। तो जितने ज़्यादा डिफेक्ट्स रहेंगे उतनी आपको मेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको करेक्ट करने में, ठीक है। बाद में ये स्टेप हो गया। फिर अगला जो स्टेज है एनालाइज फेज। तो सिक्स सिग्मा सीक टू डिफाइन द कॉजेस ऑफ डिफेक्ट, मेजर्स द डिफेक्ट एंड एनालाइज देम सो दैट दे कैन बी रिड्यूस। तो सिक्स सिग्मा प्रोसेस क्या करता है कि वो कॉजेस ऑफ डिफेक्ट्स को सबसे पहला डिफाइन करता है कि क्यों ये पर्टिकुलर डिफेक्ट आ रहा है, फिर उसका क्वांटम, उसकी क्वांटिटी मेजर करता है कितना हद तक ये डिफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद एनालाइज करता है एंड एनालाइज देम सो दैट दे कैन बी रिड्यूस। तो जिसके कारण क्या है, हम लोग उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट हेल्प टू अचीव द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 5 टाइप के एनालिसिस है जो अपने को पर्टिकुलर जो अपने गोल्स है प्रोजेक्ट के, वो अचीव करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो है एनालिसिस दैट इज योर सोर्स एनालिसिस। तो इट एम्स एट फाइंडिंग आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब उसका रूट कॉज क्या है, एंड अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द इफेक्ट्स आर एलिमिनेटेड। मतलब इधर कोशिश ये रहती है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व करे, ऐसी इधर कोशिश होती है। द प्रोसेस एनालिसिस इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग अ डिटेल प्रोसेस मैप एंड एनालाइजिंग इट टू फाइंड आउट द एरियाज वेयर द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट ऑकर्स। तो इधर क्या होता है कि हम लोग एक डिटेल प्रोसेस मैप बनाते हैं और एनालाइज करते हैं कि किधर डिफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। द कलेक्टेड डेटा नीड्स टू बी एनालाइज टू डिसर्न पैटर्न, टेंडेंसीज और अदर्स फैक्टर्स अबाउट द प्रॉब्लम दैट आइदर सजेस्ट और प्रूव डिसप्रूव पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस से क्या है, अपने को पैटर्न समझ में आता है, लोगों की टेंडेंसी समझ में आती है, जिससे हम लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो हम लोग प्रूव करने में इसकी मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स एनालिसिस। देयर इज अ नीड टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेन इन ऑल एरियाज दैट अफेक्ट द प्रोसेस क्वालिटी। तो अभी इधर ज़रूरत किसकी है कि अपने को एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन करना है कि जो जो एरियाज कंसर्न प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले हैं उधर आपको एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेन करने की ज़रूरत है। इफ़ ट्रेनिंग इज़ इनएडिक्वेट देन दैट कुड बी कॉज ऑफ डिफेक्ट। तो अगर ट्रेनिंग कम है तो वो और एक रीज़न और एक कॉज बन सकता है डिफेक्ट का। ओके, ऑल्सो अदर रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल नीड टू बी एनालाइज। उसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल है उसको भी आपको एनालिसिस करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एनालिसिस। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हाई डिफेक्ट इज पुअर कम्युनिकेशन। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम में से एक है कि अपना जो कम्युनिकेशन होता है वो पुअर रहता है। तो पुअर कम्युनिकेशन में बी विद द इंटरनल कस्टमर्स और विद द एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो ये आइदर इंटरनल कस्टमर मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ है या एक्सटर्नल कस्टमर जो बाहर के लोग हैं उनके साथ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है इम्प्रूव स्टेज। तो इम्प्रूव स्टेज में इम्प्रूवमेंट होती है। थरो रूट कॉज एनालिसिस will make the improve phase quicker and easier। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कॉज एनालिसिस करना पड़ता है, तो जिससे आपका जो इम्प्रूव फेज है ना ये जल्दी आपका ये स्टेज ख़त्म हो जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूव फेज इज टू आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट ब्रेक थ्रू एंड टू सिलेक्ट हाई गेन
अल्टरनेटिव्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपको किधर किधर ब्रेक थ्रू है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और वो कैसे इम्प्रूव करे उसके अल्टरनेटिव आपको ढूंढने हैं। द कंपनी मस्ट अप्लाई द आइडिया जनरेटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सॉल्यूशन दैट एलिमिनेट रूट कॉजेस। तो कंपनी को क्या करना है कि जो टूल्स आइडिया जनरेट करके देते हैं या पोटेंशियल सॉल्यूशन निकाल के देते हैं तो वो अप्लाई करना है जिससे हम लोग रूट कॉजेस को कम कर सके या निकाल सके। द कंपनी मस्ट प्रायोरिटाइज एंड इवैल्यूएट द सॉल्यूशन अगेंस्ट द सॉल्यूशन इवैल्यूएट क्राइटेरिया। तो कंपनी को क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है और इवैल्यूएट करना है कि जो जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सॉल्व कर रहे या नहीं कर रहे। ओके, बाद में कंडक्ट फिजिबिलिटी असेसमेंट फॉर हाईएस्ट वैल्यू सॉल्यूशंस। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है तो उसका एक फिजिबिलिटी एनालिसिस असेसमेंट करना है, तो जिससे आपको हाई वैल्यू सॉल्यूशंस का रिजल्ट समझ में आए। सिलेक्ट द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन टू करेक्ट द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट। तो जो सबसे फिजिबल सॉल्यूशन है उसको आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप जो डिफेक्ट का जो रूट कॉज है उसको करेक्ट कर सके। ओके, फिर अगला स्टेप है कंट्रोल फेज। तो कंट्रोल फेज क्या है? कंट्रोल फेज एंश्योर दैट प्रोसेस कंटिन्यू टू वर्क वेल एंड प्रोड्यूस डिज़ायर्ड क्वालिटी एफर्ट्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये इंश्योर करता है कि प्रोसेस कंटिन्यू करे और प्रॉपर कंटिन्यू करे और जिससे अब हम लोग जो डिज़ायर कर रहे हैं वो आउटपुट हम लोग अचीव कर पाए। ओके, तो इसमें कैसा है, देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टेज। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज़ द हार्ट ऑफ 6 सिग्मा अप्रोच। तो ये अब हार्ट है, 6 सिग्मा अप्रोच का जो हार्ट है वो क्वालिटी है। वन शुड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन टू रिड्यूस डिफेक्ट। तो कोई भी जो पर्सन है वो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, वैसे स्ट्राइव फॉर परफेक्शन टू रिड्यूस डिफेक्ट्स। तो जिसके कारण हम लोग के जो डिफेक्ट्स है वो कम हो सकते हैं। वेदर द परफेक्शन इज अटेन और नॉट, द एफर्ट्स डिनाइज द एटीट्यूड टूवर्ड्स द क्वालिटी इटसेल्फ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि परफेक्शन आपके काम पे आ गया, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो मैटर्स करता है। आपका एटीट्यूड से रहेगा कि करेक्शन होना ही है तो करेक्शन होता है, तो करेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ आपको ये नहीं करने का। तो व्हाट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ चेंज इन योर एटीट्यूड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। देयर इज़ अ नीड टू डिवाइस अ कंट्रोल फीचर to process so that the majority of the work is managed in the standardized manner। तो उधर ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक कंट्रोल फीचर अपने हाथ में होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क है वो स्टैंडर्डाइज मैनर में होना चाहिए। ऐसे नेसेसरी है कि सभी वर्क स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि सब लोगों के लिए वो आसान हो जाएगा। ओके, next point, control methods and alternatives. The development of a new process in a place of the existing one needs the development of procedure to control workflow। तो नए प्रोसेस के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको जो उसका कंट्रोल्स है, प्रोसीजर, तो जो उसकी जो प्रोसीजर है वर्क फ्लो की वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपका नया प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है। When process cannot be managed in a normal manner, a company must come up with alternative solution। तो अगर ये प्रोसेस बराबर काम नहीं कर रही है तो कंपनी को दूसरा कोई प्रोसेस से स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग टू डिफेक्ट्स। फिर जो भी डिफेक्ट्स आपके सामने आ गया उसको रिस्पॉन्ड करना है। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टू रिस्पॉन्स वंस अ डिफेक्ट इज आइडेंटिफाई। तो एक बार
डिफेक्ट को आपने आइडेंटिफाई किया तो उसको रिस्पॉन्ड करना है. द वीक लाइन्स इन द प्रोसीजर वेयर डिफेक्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. तो जिधर जिधर वीक लाइन्स आई है, आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना है so that the defects can be identified and fixed before the process continues. तो उसके कारण क्या हो सकता है, आप डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले. इन द बेस्ट डिज़ाइन सिस्टम डिफेक्ट्स कैन बी ट्रीटेड टू ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो अगर अपनी जो सिस्टम रहेगी वो सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, तो जो डिफेक्ट्स है वो ज़ीरो तक कभी कम होने का चांस है, विच इंडिकेट दैट 6 सिग्मा इज़ अटेंड. तो अगर ये हो गया तो हम लोग ने 6 सिग्मा अटेंड किया है, ये समझ लेने का. ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप ये पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चंस करूँगा. तो अभी ये 12:10 हो गए, 12:15 को हम लोग रेज्यूम होते हैं. ठीक है, ओके.
ओके, अपना जो अगला जो पॉइंट है वो है आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। तो अभी ये आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या रहता है? तो आईएसओ इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज आईएसओ। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग आईएसओ बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। इट इज़ एस्टैब्लिश टू डेवलप कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। तो उसका पर्पज़ क्या है एस्टैब्लिश होने का, कि पूरे वर्ल्ड में कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो, डेवलप कर सके। In terms of ISO 9001 refers to a set of quality management standards। तो ये रेफ़र करता है एक जो सेट है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, उस सेट को ये रेफ़र करता है। बाद में ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट। ISO 9000 family addresses various aspects of quality management and contains some of the ISO's best known standards। तो ये जो ISO 9000 फैमिली है ये एड्रेस करता है अलग अलग एस्पेक्ट्स को, और उसमें ISO के सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड्स उसमें मौजूद है। द स्टैंडर्ड्स गाइड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंश्योर that their products and services consistently meet customer requirement and quality is continuously improved। तो ये आपको एक गाइडलाइंस देता है कंपनी की, तो ताकि जो कस्टमर्स है उनको इंश्योर हो जाए कि जो कंपनी है जो कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंसिस्टेंटली फुलफिल कर रही है, और उनकी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, अथॉरिटी है उसके ऊपर। बाद में अभी हम लोग देखेंगे प्रोसीजर टू ऑब्टेन आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो किस तरह आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया जाता है। एंड इंडियन कंपनी कैन ऑब्टेन ISO 9001-2008 सर्टिफिकेशन फ्रॉम एक्रेडिटेड एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय ISO। तो जो एजेंसी रिकॉग्नाइज किया है ISO ने, उससे हम लोग ये ISO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन ISO 9001 सर्टिफिकेशन। तो ये प्रोसीजर है। सबसे पहला इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स। तो पहले जो भी प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं उसका इवैल्यूएशन। द कंपनी विशिंग टू ऑब्टेन ISO 9001 सर्टिफिकेशन शुड इवैल्यूएट इट एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स। तो सबसे पहला उसकी पहली की जो प्रोसीजर्स है उनको चेक करना है। दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट इटसेल्फ ISO सर्टिफाइड। ये क्यों है ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को एज सिर्फ वो कुछ करेगी तो उसको अपने आप ISO सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, इफ़ इट डजेंट फुलफिल सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। तो जब तक कुछ क्वालिटी वो लोग फुलफिल नहीं करती, क्वालिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती, तब तक उनको ISO सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। अ कंपनी कैन अपॉइंट एन ISO स्टीयरिंग टीम टू इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स प्रिवेलिंग विद इन द फर्म। तो कंपनी क्या है, ISO स्टीयरिंग टीम को अपॉइंट कर सकती है जो देखेगी कि इधर ISO के सब प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। बाद में इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन। इफ द कंपनी ISO स्टीयरिंग टीम finds deficiencies in the existing quality procedure, then there is a need to correct such deficiencies। तो अगर कंपनी को लगता है, टीम को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने को अपने प्रोसीजर्स में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। Such correlation correction is required as to conform to ISO series standards। तो ये क्यों करना है, ताकि हम लोग ISO series standards को अचीव कर सकते हैं। The corrective action may include investigating causes of non-conforming products and identify corrective action to prevent recurrences। तो इसमें अपने को क्या करना है, आपको
जो नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स है उसके कॉजेस आइडेंटिफाई करना है और करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि यही ऑकरेंस बार बार ना हो। बाद में एनालाइजिंग प्रोसेसेस रिकॉर्ड्स कस्टमर कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। तो क्या करना है, प्रोसेस रिकॉर्ड्स और कस्टमर कंप्लेंट्स को एनालाइज करना है टू डिटेक्ट एंड टू एलिमिनेट पोटेंशियल कॉजेस ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स। तो ये क्यों करना है, अपने को फाइंड आउट करना है और उसको कम करना है। जो भी नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स है उसके कॉजेस को कम करना है। बाद में अप्लाइंग कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट करेक्टिव एक्शन आर टेकन एंड देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। बाद में जो भी कंट्रोल है उसको आपको अप्लाई करना है ताकि जो भी करेक्टिव एक्शन से वो हम लोग ले लें और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन प्रोसीजर्स एज करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्स। बाद में जो भी चेंजेस करना है इम्प्लीमेंटिंग के लिए वो अपने को लेना है और उस और फिर अगर कुछ करेक्शन लगे तो वो भी अपने को करना है। बाद में इनिशिएटिव प्रिवेंटिव एक्शन टू एलिमिनेट पोटेंशियल प्रॉब्लम। मतलब आपको प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना है जिससे कोई भी आने वाला पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको हम लोग निकाल सकें। प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। तो आपको उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस प्रिपेयर करना है। कंपनी शुड प्रिपेयर अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। कंपनी को एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनाना है। दिस प्रोग्राम वुड इन्वॉल्व details regarding the various areas, department or products that require observance of quality control। तो कंपनी को डिटेल्स निकालने हैं अलग अलग एरियाज़ के, डिपार्टमेंट के और प्रोडक्ट के जिधर अपने को क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आपको ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को और बाकी के एक्टिविटीज़ को ताकि जिधर अपने को हाई क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी मटेरियल। तो आपको क्वालिटी मटेरियल बनाना है। द कंपनी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर अ क्वालिटी मटेरियल। क्वालिटी मटेरियल विल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म सो एज टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इससे क्या होगा, लोग एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस मिलेगा कि किस तरह क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। द क्वालिटी मैनुअल में इंक्लूड डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोसीजर रिलेटिंग टू हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, प्रोसीजर रिलेटिंग टू पैकेजिंग एंड डिलीवरी, प्रोसीजर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो क्वालिटी मैनुअल में डिटेल्स होने चाहिए क्वालिटी प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, परचेस प्रोसीजर के रिगार्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, बाद में प्लांट एंड मशीनरी के मेंटेनेंस और रिपेयर्स के रिगार्डिंग, फिर इन्वेंट्री को हैंडलिंग करना और स्टोर्स करना उसके प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, फिर पैकेजिंग एंड डिलीवरी के प्रोसीजर्स, फिर सर्विसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड प्रोसीजर। तो उनका नॉलेज इधर होना चाहिए क्वालिटी मैनुअल में। बाद में सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी। उसके बाद आपको क्या करना है, द कंपनी मस्ट सिलेक्ट एन एजेंसी टू प्रोवाइड ISO 9001 सर्टिफिकेशन। बाद में कंपनी को सिलेक्ट करना है एजेंसी को जो उसको ISO 9001 सर्टिफिकेशन दे सके। द कंपनी में सिलेक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर एन एक्रीडेटेड एजेंसी। तो कंपनी जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर सकती है या फॉरेन एक्रीडेटेड एजेंसी को सिलेक्ट करती है। मोस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रिफर टू अपॉइंट अ फॉरेन एजेंसी ऑल्दो द एक्सपेंसेस आर मोर, एज अ सर्टिफिकेशन बाय रेप्यूटेड फॉरेन एजेंसी कैरीज मोर वेट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो मेजॉरिटी जो एक्सपोर्टर्स है वो फॉरेन एजेंसी प्रेफर करती है, भला उधर खर्चा ज़्यादा लगता है क्योंकि रेप्यूटेड एजेंसी जो सर्टिफिकेशन मिलता है
उसको ज़्यादा वेटेज है इंटरनेशनल मार्केट्स में। द कंपनी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द accredited agency along with the necessary document which includes quality material undertaking to pay the required fees etc. तो कंपनी को क्या करना है, एप्लीकेशन करना है accredited एजेंसी को ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें क्वालिटी मटेरियल और अंडरटेकिंग रहेगा फीस पे करने का, तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बाद में प्री असेसमेंट मीटिंग, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव वुड हेल्ड अ प्री असेसमेंट प्री इंस्पेक्शन मीटिंग विद द सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो काम चालू करने से पहले कंपनी को एक प्री असेसमेंट मीटिंग रखनी है सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ। द प्री असेसमेंट मीटिंग इज कैरीड टू एनालाइज द क्वालिटी मैनुअल ऑफ द फर्म एंड टू अप्रेस द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बीइंग अडॉप्टेड बाय द फर्म। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्वालिटी मैनुअल बनाया फर्म ने उसको एनालाइज किया जाता है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फर्म ने एस्टैब्लिश किए हैं उसका भी अप्रेस किया जाता है। द फर्म में ऑल्सो कम टू नो एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड बाय द एजेंसी बिफोर सर्टिफिकेशन। तो कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट कुछ करना है क्या एजेंसी अपॉइंट करने से पहले, वो भी उनको समझ में आता है। फिर नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी विजिट्स। The accredited agency normally arranges for a preliminary visit. तो most probably ये preliminary visit को arrange करती है to the firm and notifies the company of any significant omissions or deviations from the prescribed requirement so that any suitable modification or changes can made prior to the assessment visit. तो normally preliminary visit plan करती है ताकि कुछ अगर चेंजेस लाना है तो वो चेंजेस विजिट से पहले से ही हम लोग कर पाएंगे। बाद में एक्चुअल असेसमेंट विजिट। अभी एक्चुअल असेसमेंट विजिट क्या है, ये एक प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन है टू चेक दैट कंपनी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग इफेक्टिव। तो कंपनी के जो सिस्टम्स है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेकिंग करने का काम ये एक्चुअल असेसमेंट विजिट में होता है। इफ देर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज विच इंडिकेट अ सिस्टम फेलियर, द कंपनी इज गिवन अ पीरियड टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसीज। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कंपनी को एक टाइम दिया जाता है जिससे वो अपने डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई कर सके। करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो एग्रीड अपॉन फॉर रेक्टिफाइंग एनी डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड। तो अगर कुछ डेफिशिएंसीज आती है तो हम लोग करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो भी डिस्क्रिपेंसीज आई है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेशन। तो इफ द असेसमेंट एजेंसीज is satisfied that the quality system of the company, then it will certify or grant ISO 9001:2008 certification to the firm. तो अगर असेसमेंट एजेंसी सेटिस्फाई होती है कि जो भी नॉर्म्स है या जो भी स्टैंडर्ड्स है वो कंपनी ने इस्टेब्लिश किए हैं, तो वो जो एजेंसी है वो कंपनी को ISO 9001 सर्टिफिकेशन देती है। द फर्म कैन यूज द ISO 9001 इन देयर एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट पैकेजेस, लेटरहेड एक्सेट्रा। तो ये जो 2001 का जो सर्टिफिकेट है वो उनके एडवर्टाइजमेंट में, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में, लेटरहेड्स में यूज़ कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस में क्या है, द एक्रेडिटेड एजेंसीज रजिस्टर नॉर्मली परफॉर्म्स पीरियोडिक सर्वेलेंस टू एश्योर दैट द क्रेडिट कंपनी क्वालिटी सिस्टम इज बीइंग मेंटेन। तो वो थोड़ा देख रेख करती है कि पर्टिकुलर जो भी स्टैंडर्ड्स है वो कंटिन्यू कि वो लोग अचीव हो रहे क्या नहीं हो रहे। द एजेंसी में अंडरटेक अ कंपनीज रिव्यू ऑफ द फर्म्स क्वालिटी सिस्टम टू द सर्टिफाइड फर्म्स। तो वो रिव्यू भी ले सकती है। इफ द फर्म फेल्स टू मेंटेन द क्वालिटी सिस्टम, द एजेंसी रजिस्ट्रार will suspend or cancel the certificate of registration। तो अगर कुछ क्वालिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है
तो जो रजिस्ट्रार है तो उनका जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो इधर हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। अभी अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। ठीक है।